दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ, वो आरियों के साथ। सियासी दल हमेशा चुनाव में आरियों के साथ जाते हैं और जनता गर्दनों के साथ उन्हें देखती रहती है, कभी गर्दन उठाए हुए, कभी गर्दन झुकाए हुए। अंता उपचुनाव इतना दिलचस्प हो जाएगा, हमने नहीं सोचा था। आज तक के जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उन सब उपचुनावों में ये ऐतिहासिक रूप से दिलचस्प होता जा रहा है। राजस्थान के सारे बड़े नेता अंता की तरफ जा रहे हैं और अंता पर टकटकी लगाए हुए हैं। जहां भी बैठो, जहां भी जाओ, बिहार की सियासत की बात कम हो रही है। जहां पर सरकारें बननी है, बिगड़नी है, अंता सीट के जीतने से किसी की न सरकार बननी है न बिगड़नी है। मगर हर कोई पूछ रहा है अंता में क्या होगा। और अगला सवाल क्या होता है पता है? नरेश का क्या रहेगा। नरेश मीणा ने इस चुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया। मान लो अगर नरेश मीणा चुनाव वहां से ना लड़ रहे होते तो क्या अंता सीट का जिक्र इस कदर से होता और इतने बड़े नेता सारे इस तरह से कैंप करते? मैंने नहीं देखा है किसी उपचुनाव में वसुंधरा राजे इस तरह से घूमी हों, मगर जिस तरह से वहां पर कांग्रेस ने पूरी फौज उतार दी और बीजेपी अपने सारे बड़े नेताओं को कैंप करवा रही है, ऐसा लगता है कि नरेश मीणा ने हाड़ौती के ठहरी हुई सियासत की पानी में कंकर मार दिया है, जहां से हिलोरें उठ रही हैं। अब कौन पार निकलेगा, कौन पार उतरेगा पता नहीं, पर बीजेपी की एक तस्वीर आई और ये तस्वीर बेहद दिलचस्प तस्वीर थी, क्योंकि एक बार लोगों ने देखा था जिस दिन भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, पर्ची निकालने के बाद वसुंधरा राजे कैसी बेसुध हो गई थी, और आज देखा भजन लाल शर्मा के साथ अंता की सड़कों पर किस तरह से वो रोड शो में निकली। ये रोड शो का नजारा है। और पल हमारा भाई लो विधानसभा में जाई लो, ये नारे लग रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। अब वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा के सामने मोरपाल सुमन के नारे लग रहे हैं, तो समझिए कि वसुंधरा राजे जैसी कदावर नेता को कैसा लगा होगा। उन्होंने माइक लिया और कहा, भाई आज की दुल्हन मोरपाल है, इसलिए मोरपाल के नारे लग रहे हैं। मगर ये तस्वीर जो बीजेपी की सियासत में लोग चर्चा करते रहते थे कि वसुंधरा राजे हटाना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, सरकार गिराना चाहती हैं, पर कई बार क्या होता है कि राजनीति क्या है, हमारे और तुम्हारे इंटरेस्ट में जो हो वही पॉलिटिक्स है। तो दोनों के इंटरेस्ट में यही है कि ये उपचुनाव दोनों मिलकर जीतें, क्योंकि अंता में महारानी के अस्तित्व का सवाल है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा के अस्तित्व का सवाल है। और ये दिखाई भी दिया, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी दिखाई दे रहे हैं और जोगाराम पटेल भी दिखाई दे रहे हैं। ये भजन लाल शर्मा जी की तरफ से कैंप कर रहे हैं वहां पर। और मोरपाल सुमन जो है, पता है राजा साहब रानी साहिबा ने खड़ा किया है तो अपना हाथ जोड़कर अभिवादन किए जा रहे हैं और इस तरह से ठहाके लगा रहे हैं भजन लाल शर्मा। तो ये तस्वीर कैसे बदल जाती है। कभी भजन लाल शर्मा इसी तरह से वसुंधरा राजे के किनारे खड़ा रहते थे और महारानी के जयकारे लगाया करते थे। आज महारानी बगल में खड़ी हैं और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनकर खड़े हैं। तो सियासत में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है, मगर मोरपाल जी सुमन के लिए तो आज भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही हैं। कायदे से मुख्यमंत्री का नाम पहले लिया जाना चाहिए, मगर सुनिए मोरपाल सुमन
किसका नाम लेते हैं और किसका नाम छूट जाता है तो जोगाराम पटेल को लगता है गड़बड़ हो गई, राजा साहब नाराज ना हो, कान में फूंकते हैं और फिर आवाज आती है, राजा साहब जिंदाबाद। सुनिए एक बार। पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, पहले वसुंधरा राजे जी फिर भजनलाल जी। मतलब मैं जब कहता हूं ना कि 12 झालावाड़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है वसुंधरा राजे के लिए, मोरपाल सुमन के लिए भी है। जन जन के लाभ में युवती दरकन आदरणीय राजा साहब सुदन सिंह जी, हाँ, सबसे पहले अभी जाके ठीक हुआ। एक बार दोबारा सुनिएगा इसको, मैं दोबारा सुनाऊंगा कि कैसे जोगाराम पटेल डर गए कि राजा साहब का नाम तो इसने लिया ही नहीं, कहीं गड़बड़ न हो जाए। मगर ये उस इलाके के सियासी तस्वीर को दिखाता है कि राजा साहब रानी साहिबा कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के बड़े देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, कान में होता है। मैं सबसे हाँ, जन जन के लाडले जन जन के लाडले राजा साहब। सुदन सिंह जी, अरे लोकतंत्र आ गया, काहे का रानी साहिबा, काहे का राजा साहब, चलिए हम भी कह देते हैं, जनता कहती है तो खैर। मगर जब नरेश मीणा कहते हैं कि भाया का धन बल और वसुंधरा राजे का राजबल दोनों के बीच मैं जगह बनाने आया हूं, तो जगह बनाना कितना मुश्किल काम है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इसीलिए ये उपचुनाव इतना दिलचस्प हो गया है। चर्चा नरेश मीणा पर भी करेंगे, मगर मोरपाल सुमन को देखकर लगता है कि कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ये वसुंधरा राजे के कैंडिडेट हैं और राजा साहब ने इन्हें टिकट दिया है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये चुनाव जीतना चाहिए। और भजनलाल शर्मा भी हामी भर रहे हैं, हामी भरने ही गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री का बहुत ज्यादा वहां काम है नहीं, जो कुछ करना है वहां पर वसुंधरा राजे को करना है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा था कि वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा जो हैं दोनों भीड़ के बीच प्रवेश कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा हैं, भजनलाल शर्मा पहले माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके बाद वसुंधरा राजे जी जा रही हैं। मैं उस इलाके में कवरेज करने जाया करता था और देखता था कि वसुंधरा राजे के लिए कैसे रास्ते खाली होते थे, कहीं माल्यार्पण करने के लिए रुकती थी तो। मगर भजनलाल शर्मा के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। भीड़ जब वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगा रही थी तो कैसा लग रहा होगा भजनलाल शर्मा का, पता नहीं, मगर उस इलाके में उनका दबदबा है और भजनलाल शर्मा ने यह तय किया है शुरू से ही कि उनका दबदबा उस इलाके में कायम रहेगा। इसीलिए बीजेपी ने टिकट के चुनाव में थी और ना बीजेपी प्रचार में है। जो उनके मन के लोग हैं वो लगाए गए, पूरी टीम इनकी दिख रही थी। यहां आप देखेंगे, आप सुमन शर्मा से लेके और ये सारे जितने बीजेपी के टीम है, विजय बैसला है, बीजेपी की पूरी टीम जो वसुंधरा राजे के साथ थी, वो सारे के सारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और भीड़ अच्छी थी। देखिए, मुख्यमंत्री का रोड शो हो और वसुंधरा राजे का हो तो भीड़ तो आएगी ही और पार्टी भीड़ लाएगी ही। 12 बजे ये रोड शो शुरू होना था पर 2 बजे शुरू हो पाया और 3:45 में खत्म हो गया। 2.25 घंटे का ये रोड शो रहा और अंता में बीजेपी मजबूत है। मंगरोल में बीजेपी थोड़ी कमजोर है, इसलिए उस इलाके में कोशिश की जा रही थी कि भीड़ अच्छी आए। और भजनलाल शर्मा को मैं जब देख रहा था नारे लगाते हुए, तो इनके अंदर का कार्यकर्ता अभी भी जिंदा है। चुनाव में वैसे ही नारे लगाते हैं जैसे ये पहले लगाया करते थे। ये बहुत सारे लोग यहां पर आना चाह रहे थे मिलने के लिए, तो भजनलाल शर्मा ने कहा भाई ये रस्सियां वस्सियां हटा दो, जिसको आना है उसके आने दो। चुनाव के समय ये रस्सियां जो है नेताओं को रास नहीं आती है, चुनाव जीतने के बाद फिर ये लगती रहेंगी। पर
मोरपाल सुमन चुनाव में है नहीं, चुनाव में वसुंधरा राजे हैं और इसीलिए उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का ये सवाल बना हुआ है कि किसी भी तरह से इस सीट को जीता कर लाएं। भजन लाल शर्मा के लिए दोनों ही परिस्थितियों में जीत है। अगर वसुंधरा राजे हारती हैं तो भी जीत है, वसुंधरा राजे जीतती हैं तो भी जीत है, क्योंकि उनके हार जीत पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। वो किसी के द्वारा चुने हुए हैं, मोदी और अमित शाह के द्वारा। जब तक वो चाहेंगे इस पद पर रहेंगे, हारने और जीतने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर ये जो भीड़ आई थी, ये भीड़ क्यों आई थी, इस दृश्य को आप देखिए और समझिए। ये भीड़ है नरेश मीणा की, देख रहे हैं, ये किसी पार्टी की बुलाई भीड़ नहीं है, इस एक शख्स की भीड़ है जो इस तरह से आ रही है और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में आ रही है। लोग कहां कहां बैठकर चढ़कर सुन रहे हैं और यही एक खौफ है जिसकी वजह से यहां पर सारे कांग्रेस और बीजेपी के नेता मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए, नरेश मीणा के बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं, ऐसे बोला, वैसे बोला, ऐसे किया, वैसे किया, मगर बहुत सारी बातें नरेश मीणा कहते हैं कि तुम लोग घोड़ा हाथी मत लाओ, इन पैसों को अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाओ, मैं तो तुम्हारे यहाँ पैदल ही किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर भाषण दे दूंगा। जब वो कहते हैं कि सचिन पायलट आए तो उनके लिए रास्ते खाली कर दूंगा, मतलब बहुत सारी अच्छी बातें भी कहते हैं, मगर किसी एक नेता के साथ एक इमेज चिपक जाती है, वो छूटती नहीं है। वही इनके साथ हो रहा है। मैं देखता हूं जो जिसे देखो वही सलाह देने लगता है। खूब बात बात में खून की नदियां बहा देने की बात करने वाले प्रहलाद गुंजल भी इन्हें आजकल सलाह दे रहे हैं कि भाषा पर संयम रखना चाहिए। बिल में घुसा देने की बात, मां ने दूध पिया, मां का दूध पिया हो जैसे डायलॉग बोलने वाली बात कहने वाले डोटासरा जी भी सलाह दे रहे हैं, भाषा पर संयम रखना चाहिए। अफसरों से झगड़े और मारपीट की बात अशोक चांदना के साथ न जाने कितनी बार हो गई है, वह भी सलाह दे रहे हैं नरेश मीणा को कि संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब बताइए, क्या है कि आदमी बदनाम हो जाता है तो उसे हर कोई राह चलते सलाह दे जाता है। नरेश मीणा के साथ यही हो रहा है। पर अब इस चुनाव में मीणा राजनीति में भी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रवाना हो गए हैं और अंता पहुंच ही रहे हैं। खास तौर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बुलाया गया है क्योंकि वहां पर मीणा वोटों की जबरदस्त गोलाबंदी हो रखी है नरेश मीणा के साथ। बाबा का अपना कद है, बाबा का अपना कमाल है, वो क्या करते हैं पता नहीं, क्योंकि हर इलाके में उनके लोग हैं। ये खून है और खून से तोले जा रहे हैं नरेश मीणा। इस तरह की खूब सारी तस्वीरें आती है, मगर इन तस्वीरों से आगे कैसे बढ़े ये नरेश मीणा को सोचना है। पर जिसकी बात आखिर में मैं कर रहा हूं, प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया के चेहरे पर कल पहली बार दिन भर हंसी रही और ये हंसी यूं ही नहीं थी। कहा जा रहा है कि चुनाव में पिछड़ते पिछड़ते प्रमोद जैन भाया मुकाबले में है। कल जिस तरह से दिन भर रेला लगा रहा, 6 घंटे तक, और 6 घंटे में कम से कम 12 छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित किया सचिन पायलट ने। उसके बाद प्रमोद जैन भाया की फिजा बदलती हुई दिखाई दे रही है। 3 दिन पहले जो चेहरे उदास थे, लटके हुए थे, दफ्तरें सूनी रहती थी, उसमें माहौल में बदलाव आया है। और इस तरह से सचिन पायलट की सभाओं के बाद वहां पर कहा जा रहा है कि अचानक से कल से थोड़ा सा बदलाव प्रमोद जैन भाया के चुनाव अभियान में देखा जा रहा है। अशोक चांदना जो कैंपेन प्रमुख हैं, उन्हें भी थोड़ा भरोसा हुआ है और कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया वापस मुकाबले में हैं। अगर प्रमोद जैन भाया मुकाबले में होते हैं तो फिर नरेश मीणा पिछड़ेंगे, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि वोट बैंक दोनों का एक ही है। अशोक चांदना चुनाव लड़ने में माहिर हैं। हालांकि देखिए, नरेश मीणा और अशोक चांदना में जबरदस्त चुनावी हमला एक दूसरे पर हो रहा है। अशोक चांदना ने कहा कि हर बार चुनाव लड़ लेता है, यूपीआई लिंक भेज देता है, 500,000 रुपए लेके और चंदे ले लेता है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अब सच्चाई तो पता नहीं। ये भी कह रहे हैं नरेश मीणा के प्रहलाद गुंजल को जिन लोगों ने हराया था वही भाया को जिताने आए हैं। तो ये
आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच जबरदस्त चल रहा है। मगर नरेश मीणा को समझना चाहिए कि अशोक चांदना 3 बार के विधायक हैं और चुनाव लड़ना वो बेहतर तरीके से जानते हैं, प्रबंधन को भी जानते हैं और मौके के नजाकत को भी समझते हैं। तभी कल ये सचिन पायलट के चेहरे पर जो फूल आ रहे थे, पंखुड़िया, उसे रोकने के लिए वे हाथ लगाए हुए थे और ये कहा गया कि बड़े भाई और छोटे भाई का इस तरह से एक रिश्ता है, दिल का रिश्ता है चांदना और पायलट में। हालांकि नरेश मीणा के समर्थक भी पूछ रहे हैं कि रिश्ता कहां था। माना कि पहले साथ नहीं दिया क्योंकि अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने चुना था, मगर जिस दिन सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को चुना था उस दिन शांति धारीवाल के घर पर तंबू क्यों लगा रहे थे। और यह भी कह रहे हैं कि जब सचिन पायलट को नरेश मीणा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो फिर निर्दलीय जीतकर कैसे बनाएगा। वैसे सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है ही नहीं, इसलिए इस तर्क में अशोक चांदना का ज्यादा दम नहीं है कि इस चुनाव को जीतने से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है। ये चुनाव किसी के मुख्यमंत्री बनने ना बनने के लिए नहीं हो रहा है, ये चुनाव है हाड़ौती की राजनीति बदलेगी या नहीं बदलेगी। अगर भाया जीतते हैं चुनाव तो फिर नरेश मीणा को समझ जाना चाहिए कि जनता वहां पर ऐसी ही है, एक बार इसका एक बार उसका। अभी संघर्ष लंबा करना पड़ सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल 8 नवंबर को जा सकते हैं। अगर वो गए तो वहां पर एक नई तरह की ऊर्जा नरेश मीणा की टीम में भी आएगी। मगर जिस तरह से कल दिन भर सचिन पायलट को देख रहा था मैं और जो भीड़ आई थी, हमारी रिपोर्टर का कहना है कि आज दोनों के रोड शो को कंपेयर करें तो भले ही एक मुख्यमंत्री है, एक दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री है, मगर सचिन पायलट के रोड शो की जो भीड़ थी उसके मुकाबले आज की भीड़ कमतर थी। एक खास जगह पर 2 खास मोड़ पे भीड़ दिखाई दी, मगर कल जिस तरह से पूरे दिन भीड़ रही उसके मुकाबले रोड शो कमजोर था। तो क्या भाया के पास लोग हैं, क्या बाहर के लोग थे, स्थानीय लोग थे, पता नहीं। अगर मंगरौल में के इलाके में कांग्रेस में जान आती है तो वही इलाका है जहां पर नरेश मीणा को चुनाव उठाना भी है, इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समर्थक खुले में आ रहे थे नरेश मीणा के साथ, वो कल की भीड़ के बाद थोड़े खामोश भी हैं। उनके लिए भी नरेश मीणा को कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि भाया चुनाव जीत सकते हैं तो ये नरेश मीणा को छोड़ देंगे, क्योंकि मुस्लिमों का पहला निशाना बीजेपी है। इसलिए वहां पर उन्हें बड़े सावधानी से अपनी चालें चलनी पड़ेगी। सारे दलित नेता, मीणा नेता, सैनी नेता, बाकी सारी जातियों के नेता जो हैं वहां पर कांग्रेस ने उतार दिए हैं। टीकाराम जूली भी घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि दलित वोट वहां पर बहुत ज्यादा है। प्रेमचंद बैरवा वहां बैठे हुए हैं, मगर तो जनता तय कर लेती है तो बहुत सारे नेताओं के आने और जाने से फर्क पड़ता नहीं है। पर हां, सचिन पायलट हो, वसुंधरा राजे हो, हनुमान बेनीवाल हो, किरोड़ीलाल मीणा हो, ये हालात को मोड़ देने में सक्षम नेता हैं, इसलिए इनके जाने से असर पड़ेगा। और नरेश मीणा के पास बहुत बड़े बड़े नेता नहीं हैं, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब मैं कल दिन भर सुन रहा था सचिन पायलट को, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, घुमा फिरा कर पूछा, नरेश मीणा के लिए पूछा, मगर उस शख्स में एक अजीब सा ठहराव है। लोग कहते हैं कि उम्र कम है, मगर मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता जो है, वो बुजुर्ग नेताओं से भी ज्यादा है। इन सवालों को जितना बेहतर तरीके से वो ले रहे थे और जवाब दे रहे थे, अगर उसी बेहतर तरीके से अशोक चांदना या गोविंद सिंह डोटासरा जवाब दिए होते तो शायद प्रमोद जैन भाया का चुनाव जो है इतना विवादास्पद नहीं बनता। पर अब सचिन पायलट जैसे व्यक्ति में जो ठहराव आया है वो किस वजह से आया है, और वो सारी वजह बाकी सारी नेताओं में हो ये जरूरी तो नहीं। पर दिन भर जितने पत्रकारों ने घुमा फिराकर कोशिश किया पूछने का, उन्होंने बड़े सफाई से इसका जवाब दिया। और कहा जा रहा है कि कल के रोड शो की भीड़ के बाद
बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली है और वसुंधरा राजे इस चुनाव को अब हल्के में नहीं ले रही हैं। वो निश्चिंत थी कि नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच वोटों का बंटवारा होगा तो हम जीत जाएंगे, पर अब वो गंभीरता से इस चुनाव को ले रही हैं और वहीं कैंप किए हुए हैं, क्योंकि वो उनके बेटे का इलाका भी है। अशोक गहलोत का प्रोग्राम था आज जाने के लिए, वहां पर घोषणा हो गई थी, मगर वो गए नहीं। कल का जाने का प्रोग्राम अभी तक बना नहीं है। अब परसों तरसों 2 दिन 8-9 को भी जा सकते हैं, पर कहा जा रहा है कि उन्हें भी बुलाने की योजना बनाई जा रही है और इस लिहाज से वहां पर तैयारियां भी हो रही है। पर मुझे लग रहा है कि 9 नवंबर आते आते इस चुनाव में अभी और कई सारे रंग जुड़ेंगे। इधर मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा का एक अलग ही स्वाग है और जिस तरह से आप देखिए कि कल दिन में जयपुर थे, रात को नापासर चले गए और बायोडीजल के नाम पर जो लूट मची है राजस्थान में, उसे लेकर छापा मार रहे थे। असर यह है कि जैसलमेर में नकली खाद के कारखाने पकड़े जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि जिस बच्ची ने आत्महत्या की है उसके माता पिता भी इंसाफ के लिए क्यूरीलाल मीणा के घर पे जाकर बैठे थे। बाबा जो हैं सरकार में रहते हुए भी लड़ने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कागज लेकर मुकाबले के लिए लोग इन्हीं के दरवाजा को चुन रहे हैं, इसलिए कि कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। अब कांग्रेस के दरवाजे पर कौन कहां बैठा है पता नहीं, मगर देखिए कि सरकार में रहकर भी इस उम्र में दिन में जयपुर, रात को बीकानेर, शाम को 12, इतना ट्रैवल करते हुए और जनता की लड़ाई लड़ने वाला, जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाला एक नेता डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा हैं। और ये नेता इसलिए हैं कि जिसकी उम्मीदें हर जगह धूमिल हो जाती है वो इनके दरवाजे पर पहुंचता है। और सरकार में रहकर जो ये काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सरकार में ना रहें और बाहर आंदोलन करें, वो हमेशा से करते आए हैं और आगे भी कर लेंगे। पर ये जो काम कर रहे हैं सरकार के अंदर रहकर सफाई करने का, ये काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सारे लोग सिस्टम के लोग हैं और ये सिस्टम को तोड़कर काम करते हैं। इसलिए इस जगह पर इनका बने रहना बहुत जरूरी है। उधर मैं आज सुन रहा था कि भाई राजस्थान में हादसे क्यों हो रहे हैं, बस एक्सीडेंट हो गया, ट्रोला का एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई। धन्य है जोगेश्वर गर्ग, ये सचेतक हैं। सचेतक मतलब चेताने वाला। विधानसभा में मूर्धन्य विधायकों को चेताने वाले सचेतक ने ऐसा जवाब ढूंढ निकाला है कि इन्हें ग्रहों का ज्ञान हो गया है। किसी की गलती नहीं है, न बस वाले की गलती है, न डंपर वाले की गलती है, न सरकार की कोई जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भगवान की है। उन्होंने ग्रह की चाल ऐसी बना दी है राजस्थान में कि ये हादसे हो रहे हैं। अब बताइए जोगेश्वर गर्ग जी का क्या इलाज है? कोई इलाज भी नहीं है, चुनाव जीतते ही रहते हैं ये। इसलिए ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं कि आप पर अगर कोई परेशानी आ पड़ी है तो ये बता देंगे कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो ग्रहों की चाल की वजह से सब कुछ बिगड़ा हुआ है, इसलिए आप परेशान हैं। पर ग्रहों की चाल सरकारों की बदल देती है जनता 5 साल बाद, और पता नहीं उस समय नेता ज्योतिष का ज्ञान भूल जाते हैं। उस समय जनता ज्योतिष की पारंगत विद्वान निकल जाती है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।